नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री में पूर्वावलोकन का जो सीरीज चल रही है, उसी में शैव एवं भागवत धर्म के बाद आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के विषय में, जिसे आप समझते हैं चैप्टर के रूप में छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। मतलब ईसा पूर्व की जो छठी शताब्दी थी उसमें राजनीतिक जो परिदृश्य होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से लगातार प्रश्न आते रहते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सारे प्रश्नों पर बहुत गौर करिएगा। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। बाकी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो लोग नए हैं। बाकी वीडियो में कमेंट अवश्य करना है और बाकी अपने यार दोस्तों मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से प्राप्त होता है। मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की, तो वहाँ से जो सामाजिक ढांचा होता है वो किस तरीके से विकसित होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो देखने को मिलता है ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहाँ पर जो राजनीतिक दशा हो जाती है, किस तरीके से शासन चलता है, प्रशासन चलता है और कौन इसको हैंडल कर रहा होता है, वो सारी स्थितियों पर बात होगी। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो समाज था वो जन में डिवाइड था, फिर जनपद हो जाता है और यहाँ पर आगे चल कर के महाजनपद काल आ जाता है। जैसे हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में था जन और उत्तर वैदिक काल में जनपद, और वही जनपद जब बड़े एरिया में विस्तारित होते हैं तो वही बन जाते हैं महाजनपद काल। तो जैसा कि देखने को मिलता है कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो किन ग्रंथों से मिलती है। तो एक अगुंतर निकाय ग्रंथ है जो बौद्ध ग्रंथ है। इससे पता चलता है कि उत्तर भारत में 16 बड़े महाजनपद जो थे उन्हीं के द्वारा शासन किया जा रहा था। जो क्षेत्र था वो 16 बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसे बोलते थे 16 महाजनपद। और ये जो था ये गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले जो उत्तर भारत का क्षेत्र था वो 16 बड़े बड़े महाजनपदों में विभाजित था। और ये अगुंतर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। और एक होता है भगवती सूत्र जैन धर्म का, उसमें भी इसका वर्णन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि किन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपदों में डिवाइड था, तो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। 16 महाजनपद कौन कौन से होते थे, तो कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्र, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंत और अश्मक तथा गंधार। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भगवती सूत्र, तो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इन दो ग्रंथों में 16 महाजनपदों के होने का एविडेंस प्राप्त होता है। इनके नाम जैसा कि ऊपर बताया हमने कि 16 महाजनपद थे, 16 बड़े बड़े राज्यों में क्षेत्र विभाजित था, तो उनके नाम होते थे। और बाकी और कहाँ से जानकारी मिलती है, तो पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी जो है उसमें महाजनपदों का उल्लेख होता है। और जैसे कि बात करें तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले को अंग, मतलब उस समय अंग महाजनपद कहते थे। तो बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर जिला है ये दोनों मिलकर अंग महाजनपद बनाते थे। और अंग की राजधानी जो थी चंपा, राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं, तो महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो फिलहाल अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। और अंग कहाँ था, तो भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र अंग कहलाता था, जिसकी राजधानी थी चंपा और प्राचीन नाम था मालिनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। मतलब बड़े बड़े जो नगर थे उसमें चंपा भी था। और महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। और जो ग्रंथ हैं दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो मतलब जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया था, जो उसका आर्किटेक्ट था वो महागोविंद था। और वैशाली के लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र, तो वैशाली राज्य के जो लिच्छवी शासक थे
उनके द्वारा गणतंत्रात्मक प्रणाली, मतलब जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। ये नहीं होगा कि राजा का लड़का राजा, राज्य का लड़का राजा। तो वहां पर निर्वाचन होगा जिससे जनता पसंद करेगी, या जो भी कुछ लोग हैं डिसाइड करने वाले, उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और तत्पश्चात राष्ट्र का अध्यक्ष या राज्य का जो भी अध्यक्ष है, राजा है, उसे बनाया जाएगा। तो पहला गणतंत्र लिच्छवियों द्वारा, कहाँ पर? वैशाली राज्य। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो राजधानियों के विषय में, तो जैसे क्षेत्र दिए हुए हैं और क्षेत्रों की राजधानी दी हुई है। तो कुरु महाजनपद था, इसका क्षेत्र था दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। थानेश्वर जो होता है भाई ये हरियाणा में पड़ता है, और राजधानी इंद्रप्रस्थ थी इसकी। पांचाल जो था बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र था। वर्तमान जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है, ये क्षेत्र पांचाल कहलाता था, और इसकी राजधानी थी अहिचर तथा कामपिल्य। अहिच्छत्र तथा कामपिल्य। उसके बाद सूरसेन, ये बहुत पूछा जाता है। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, राजधानी इसकी मथुरा ही थी। वत्स प्रयागराज और बांदा तथा इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी, ये भी कई बार पूछा जाता है। कौशल अवध क्षेत्र, अयोध्या मंडल। जो कौशल महाजनपद था ये अवध, पूरा अवध क्षेत्र था, अयोध्या मंडल और साकेत तथा श्रावस्ती, इसकी राजधानी थी साकेत तथा श्रावस्ती। और मल्ल जो महाजनपद था ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में था यूपी के, और कुशीनगर था पावा इसकी राजधानियाँ थी। उसके बाद काशी, तो काशी की वाराणसी ही थी। और अंग, अंग की अभी हम लोगों ने बात की थी, भागलपुर था मुंगेर, राजधानी थी इसकी चंपा। और जो मगध था तो दक्षिणी बिहार, पटना और जो गया जिला, वर्तमान में जो पटना और गया जिला है, ये मगध दोनों मिलकर बनाते थे। राजधानी गिरिव्रज या राजगृह इसकी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें वज्ज, वज्ज महाजनपद था, कहाँ था? मुजफ्फरनगर और दरभंगा, मुजफ्फरनगर और दरभंगा। और इसमें अगर हम बात करें तो राजधानी थी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। और चेद बहुत पूछा जाता है, चेद बुंदेलखंड, महोबा होबा का जो क्षेत्र था। और इसकी राजधानी जो थी वो सोत तिवथी थी, सोत तिवथी। उसके बाद यहाँ पर देखें मत्स्य, मत्स्य साथ में जयपुर था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो मत्स्य जयपुर में है, ये थोड़ा सा अलग होता है उत्तर भारत से हट करके, मतलब था उत्तर भारत में ही, लेकिन ये सारे पास पास में थे। और ये थोड़ा मतलब रेगिस्तान में कह सकते हैं, थार में एकमात्र था। उसके बाद अस्मक, अस्मक गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश, तो ये एकमात्र जो था गोदावरी नदी के तट पर, या दक्षिण भारत का एकमात्र जो था वो था उस समय अस्मक। बाकी सारे उत्तर भारत में थे, एकमात्र था दक्षिण भारत में अस्मक। और इसकी राजधानी पोतन या पोटल थी। और इसके बाद अवंती, तो अवंती पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र था। और उज्जैनी था माहिष्मती, माहिष्मती तथा उज्जैनी राजधानियाँ थी, ये उज्जैन वाला क्षेत्र था। और गांधार जो था ये पेशावर, रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में, राजधानी इसकी तक्षशिला। और तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, यूनिवर्सिटी भी। और कंबोज, कंबोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर था, राजौरी था, और हजारा, इसका जो राजधानी थी वो राजपुर या हाटक, मतलब ये कश्मीर वाला क्षेत्र था कंबोज। गंधार वाला ये जो था ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र था। अस्मक जो था वो दक्षिण भारत का था, मत्स्य जो था वो राजस्थान का था, बाकी सब यूपी के ही थे। उसके बाद बात करें तो वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली, जो वैशाली राज्य था वो बुद्ध के समय में सबसे पावरफुल लोग थे वो। और वो गणराज्य था, ये याद रखना है। गणराज्य वो होता है जिस देश का राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, वो देश गणराज्य होता है। जैसे हम लोग भारत में क्या होता है, गणतंत्र, गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मतलब गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था वृहद्रथ वंश। और इस वंश के पहले राजा थे वृहद्रथ, सॉरी, इस वंश के पहले राजा वृहद्रथ जो थे, उनका पुत्र जरासंध था। उसने अपने बाप के नाम पर इस राजवंश की नींव रखी थी, जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। और अगर हम आगे बात करें तो महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। महाभारत में भी इसका मेंशन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। और बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था, इसका पुत्र था अजातशत्रु। आगे देखेंगे तो काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी।
काशी का जो राजा था शक्तिशाली वो ब्रह्मदत्त था, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसेनजीत के समय में कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोली, पावा और कुशीनगर के मल्ल और पिपलिवन के मोरी आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। तो मतलब ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं 16 महाजनपद, और लास्ट में मतलब 16 में से 4 बचते हैं, और फिर 4 में से जो सबसे शक्तिशाली या पावरफुल बचता है वो बचता है मगध। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। उसके बाद अगर बात करें तो रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। जो रामायण के समय में जो बात होती है कौशल जनपद, तो उसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी जो उत्तर में है नॉर्थ में उसकी श्रावस्ती हो गई, और दक्षिण भाग की साकेत हो गई। जबकि ये दोनों रामायण काल में एक ही थे, और इसकी राजधानी तब अयोध्या हुआ करती थी। और आगे अगर हम बात करते हैं उत्खननों के अनुसार, मतलब जो खुदाई हुई है उसके बेस पर कहा गया है, बताया जाता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो था वो था अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती जो था वो अर्धचंद्राकार आकृति में बसा हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल जनपद था। तो देवरिया जिला है, यहाँ पर मल्ल महाजनपद था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा पडरौना तथा दूसरे की कुशीनारा या कसया थी। ये पडरौना क्षेत्र तो आज भी है, पावा पडरौना कुशीनारा, तो ये क्षेत्र थे किसके, मल्ल, कुशीनगर में पड़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा सीमावर्ती भागों में चेद महाजनपद था। मतलब बुंदेलखंड वाला जो था चेद था, जिसकी राजधानी थी सत्यवती, और जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती के नाम से की जाती है। तो सुक्तिवती या सुत्तिमती अगर आता है तो ये राजधानी है चेद महाजनपद की, जो बुंदेलखंड का था। महाभारत काल में चेद का शासक शिशुपाल था, और जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र था वो वत्स महाजनपद था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो मतलब कहते हैं कि जो हस्तिनापुर के राजा थे निचच्छु, तो उनके जो हस्तिनापुर शहर था वो गंगा के प्रवाह में बह गया था, और उसके बाद क्या होता है कि कौशाम्बी को राजधानी बनाई जाती है। तो वत्स की थी कौशाम्बी, और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, यहाँ का शासक उदयन था। और आगे बात करें तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो उदयन को किसने बौद्ध मत में दीक्षा दिया था, तो पिंडोला भिक्षु ने। उसके बाद उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ये वासवदत्ता इनकी प्रेमिका थी, तो भाई सबकी लव स्टोरी चल रही थी। तो ये दंत कथा जो भी है उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग में स्थित था। जो कुरु महाजनपद है मतलब इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र, तो इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। और आगे बात करें तो महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था, मतलब कुरु में ही हस्तिनापुर स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौरव्य था। पर पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड जिसे बोलते हैं, मतलब बरेली बदायूं फर्रुखाबाद, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, रुहेलखंड कहलाता है। तो ये था पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। और प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, एक अहिच्छत्र और दूसरी इसकी राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर था। पांचाल महाजनपद की सीमा हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। तो पांचाल का जो था एरिया वो काफी बड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट बात करें तो पांचाल जो था इसमें राजतंत्र था, जबकि वैशाली जो था वो गणतंत्र था। और अगर हम बात करें तो मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान के जयपुर वाले क्षेत्र में था।
और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी थी विराटनगर और विराट नामक राजा के द्वारा बसाई गई थी, इसीलिए इसका नाम था विराटनगर। नेक्स्ट बात करते हैं सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेन कहाँ था भाई? ये मथुरा वाला था, ब्रज मंडल जो था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन ईरानी लेखक इस राज्य को सूर सेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा, मथुरा को मतलब पगलेट तो थे ही, वो बोल तो पाते नहीं थे मथुरा को, तो मेथोरा बोल दिया और सूरसेन को सूर सेनोई बोल दिया। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण भारत का एक महाजनपद अस्मक महाजनपद था, किस नदी पर था? गोदावरी तट पर था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद जो था ये मालवा वाले क्षेत्र में था और इसकी उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या उज्जैन और दक्षिणी की थी माहिष्मती। और गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। कौन था? राजा प्रद्योत था। इसके विषय में आगे कहानी देखिएगा मिलती है कि बिंबिसार जो था मगध का शासक था और बिंबिसार जो था मगध का शासक था और अवंती के राजा थे राजा प्रद्योत के साथ उसका मित्रवत व्यवहार था। और एक बार होता क्या है, प्रद्योत को पांडु रोग हो जाता है, मतलब पीलिया हो जाता है। तो बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है किसके पास? प्रद्योत के पास, जो अवंती के राजा थे, उपचार के लिए। तो इससे पता चलता है कि मतलब इसमें मैत्रीपूर्ण संबंध था। और आगे बात करें तो बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन ने के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। तो बौद्ध पुरोहित जो थे इन साहब ने प्रद्योत को क्या कर दिया? बौद्ध बना दिया था। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे, ये जनपद थे गांधार और कम्बोज। मतलब जो पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर दो जनपद थे। एक तो गांधार जो वर्तमान जिसका क्षेत्र था, मतलब उस समय गांधार का जो क्षेत्र था वो वर्तमान पाकिस्तान में है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन कृषि वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, मतलब यहाँ घोड़े एकदम बहुत शानदार थे कतई। 16 महाजनपदों में 4 कौशल मगध वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। तो मतलब जो 16 महाजनपद थे उसमें आपस में लड़ते भिड़ते बचते हैं जो शक्तिशाली, वो कौशल जो अयोध्या वाला था, मगध जो बिहार में था, वत्स जो कौशाम्बी जनपद था, प्रयागराज कौशाम्बी, और अवंती मतलब जो उज्जैन वाला क्षेत्र था, ये महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों में से जो 8 थे वो उत्तर प्रदेश में स्थापित थे। वो कौन कौन से? तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, सुरसेन तथा चेद। चेद ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड, सुरसेन जो हो जाता है आपका मथुरा, पांचाल जो हो जाता है ये रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, कुरु जो हो जाता है ये आपका दिल्ली वाला क्षेत्र हो जाता है, दिल्ली के आसपास का। मल्ल जो था ये हो जाता है कुशीनगर वाला क्षेत्र। वत्स था ये हो जाता है प्रयागराज और कौशाम्बी का क्षेत्र। कौशल अयोध्या वाला हो जाता है। काशी तो काशी जानते ही हैं आप लोग। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिल वस्तु के शाख, मतलब गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक जो चीजें थी वो कपिल वस्तु के शाख और सुमसुमार गिर के भग, अलकप के बुल, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, ये सब जो थे ये कैसे थे? गणराज्य थे। अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत में प्राचीनतम जो सिक्के थे उसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और भारत में प्राचीनतम सिक्कों का जो मिलते हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मिलते हैं, जिसे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, और ये चांदी के बने होते थे। ये किस सदी मिलते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि आहत सिक्के या
पंचमार्क सिक्के किस सदी में मिलते हैं? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं और इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। चांदी के बने थे। पंचमार्क था क्योंकि इनके ऊपर कुछ मार्क किया जाता था, मतलब कुछ साइन बनाया जाता था। आगे बात करते हैं तो जो महत्वपूर्ण है, मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था बिंबिसार था। और बिंबिसार जानते हैं कि हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लड़का अपने बाप को मार के सत्ता पर आसीन होता है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है, ये क्वेश्चन आता है। जैन साहित्य में बिंबिसार के लिए श्रेणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश मगध का राजा बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मतलब इसने 3 विवाह किए थे अलग अलग राजाओं की लड़कियों के साथ या रानियों के साथ, मतलब ताकि किसी को जीजा, किसी को साला, या किसी को खुद जीजा बन जाए, किसी को अपना जीजा बना ले। तो इस तरीके से मतलब राजाओं के साथ घरेलू संबंध बना करके अपनी सेना को मजबूत करके क्षेत्र का विस्तार करने में इसने वैवाहिक संबंधों की सहारा लिया होता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया था। तो मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया, मतलब वहां से विवाह कर लिया तो अब रिश्तेदारी हो गई, अब सब मामला सही हो गया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया था। तीसरा संबंध उसे काशी प्रांत में किया था। तो अन्य वैवाहिक संबंध मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। तो जहां भी शादी की वहां से सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। और विनय पिटक से ज्ञात होता है इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान किया था। और दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। बिंबिसार ने क्या किया था कि वहां की जो आमदनी थी वो सारी ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ दोनों करते हैं। मतलब बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने अपने बाप को ही बंदी बना के डाल दिया था। उसके बाद बिंबिसार की मृत्यु लगभग 492 ईसा पूर्व हो गई थी। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुड़ी, जिसे अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, मगध का शासक बना। और यह अपने बाप के समान ही साम्राज्यवादी, मतलब क्षेत्र का विस्तार करने वाला था। इसके शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कोसल राज्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में अजातशत्रु तथा कोसल के शासक प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया और पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार कर लिया। तो ये आपस में विवाह करके अपना जीजा साला बना करके अपना सेना बड़ी करके बस क्षेत्र का विस्तार करने में सब लगे हुए थे। उसके बाद बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की भाई? उदयन ने की है। किसका उत्तराधिकारी था? अजातशत्रु का था। और किस नदी के किनारे? तो गंगा के उत्तर में और सोन नदी के पश्चिम में एक किला बनाया था और वहीं पर स्थापना की, जो आज चल करके पटना कहलाता है। और इसी ने क्या किया था? उदयन ने ही मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह, तो राजगृह से राजधानी कहाँ लाया था? पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। कहाँ से हस्तांतरित किया था? तो राजगृह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। तो शिशुनागों में ये कहानियां थोड़ा चलती हैं। एक वेश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। दो राजधानियां बनाई, एक गिरिव्रज और दूसरी वैशाली। और जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई, मतलब वैशाली जो थी उसकी मेन राजधानी बन जाती है। शिशुनाग ने 412 से
394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ या काला कौवा कह सकते हैं। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। मतलब इसके बाप ने क्या किया था भाई, इसके बाप ने वैशाली को बनाया था, लेकिन इसने फिर पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाई। तो आगे देखते हैं, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका आयोजन वैशाली में हुआ था। इस बौद्ध संघ में इस संगीत में बौद्ध संघ दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। तो राजधानी कहीं बगल में घूम रहे होंगे, किसी ने इनको भी निपटा दिया। और आगे बात करें तो महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्ष तक शासन किया, और कालाशोक के उत्तराधिकारी का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। सुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की महापद्म नंद ने, तो उसकी बात आगे होगी। पुराण में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। तो उग्रसेन किस ग्रंथ में मिलता है? महाबोध में, जबकि पुराणों में उसे महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है। महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ में उत्पन्न हुआ था। तो ये भी कहानी मिलती है कि जो महापद्म नंद था वो शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे, उनकी जो एक रानी थी वो शूद्र वर्ण की, तो उसकी गर्भ से उत्पन्न हुआ था। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। मतलब वो खिचड़ी पक रही थी, किसका है किसका नहीं है। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा गया जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इसके नाम है उग्रसेन, पांडुक, पांडुगत, भूतपाल, राष्ट्रपाल और गोविषाणक और 10 सिद्धक और कैवर्त और धनानंद। और अगर हम बात करें तो इनका ये शासन काल होता है, 3 राजवंश शासन करते हैं, हर्यक, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक का संस्थापक होता है बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु और अजातशत्रु का उदयन, उदयन अपने बाप अजातशत्रु को मारता है, अजातशत्रु अपने बाप बिंबिसार को मारता है। उसके बाद शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, इसका लड़का काकवर्ण, काकवर्ण के 10 लड़के थे। तो उसके बाद नंद वंश आता है, नंद वंश में महापद्म नंद, उग्रसेन जिसे जानते हैं, और इसके 8 लड़के थे। तो इन लोगों ने शासन किया था। आगे अगर बात करते हैं तो महापद्म नंद को कलि का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो महापद्म नंद को कलि का अंश या सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, जैसा कि परशुराम ने कहते हैं 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो इसलिए इनको परशुराम का अवतार भी बताते हैं। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि धारण की। एकराट मतलब जो सभी दिशाओं को जीत लेता है, वो एकराट कहलाता था। इसके द्वारा उन्मिलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वो इक्ष्वाकु था, कलिंग था, अस्मक था, पांचाल था, काशे है और कुरु, मैथिल, सूरसेन और वीतहोत्र। तो ये सारे वंशों को इसने समाप्त कर दिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाक ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष और अस्मक ने 25 वर्ष और पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, है ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष तथा वीतिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। और जो खारवेल शासक था, इसका एक हाथी गुम्फा विलेख से उसने कलिंग को विजय किया था, इसकी जानकारी मिलती है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, और इसी की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। और यहाँ से आगे देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है। और यहाँ से आ जाते हैं भाई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो पंचमार आहत सिक्के थे वो किस चीज के थे? तो भाई चांदी के सिक्के थे। वो काहे के थे भाई? चांदी के थे। तो चांदी के सिक्के थे और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, और इन्हें पंचमार्क सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स कौशाम्बी थी, मत्स्य की विराटनगर जो राजस्थान में था, वत्स जो था प्रयागराज, कौशाम्बी, अंग जो था ये चंपा था,
देवरिया जिला। और कोशल अहिच्छत्र, तो कोशल की अहिच्छत्र रही थी, पांचाल की अहिच्छत्र थी। कोशल की जो थी वो साकेत या श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ राजाओं के नाम है और एक तरफ है राज्य, उनका मिलान करना है। तो भाई अगर देखें तो प्रदोत जो थे ये अवंती के राजा थे। उदयन जो थे ये मगध के थे। प्रसेनजित जो थे वत्स के थे। और अजातशत्रु, सॉरी एक सेकंड, प्रघोष जो था अवंती का था। और उदयन जो था ये मगध का था। और अजातशत्रु जो थे ये थे, एक सेकंड, ये भाई था अवंती का। तो एक का 3 मिल जाता है। उसके बाद उदयन की बात करें या अजातशत्रु मगध हो जाता है। प्रसेनजित ये कौशल के थे। और उदयन जो था ये वत्स का था। तो इस तरीके से मिलाएंगे, ए का 3 और डी का पहला और सी का चौथा। तो इस तरीके से मिलाएंगे तो इसमें देखें कौन सा बनेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिए भाई, पूरा ही बैक हो गया। इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 3। यहाँ देखते हैं तो जो प्रदोत था वो अवंती का था। जो प्रदोत होता है तो अच्छा भाई, प्रदोत जो था अवंती का था, उदयन वत्स का था, प्रसेनजित कौशल थे और जातशत्रु मगध के थे। तो इसमें मिलाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्र प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो अवंती मतलब ये अवंती के थे। अवंती जो था वो उज्जैन उज्जैन और माहिष्मती वाला क्षेत्र था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के ये होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नहर कहाँ खोदी गई थी, ये कलिंग में। ये कहाँ मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल का था उससे जानकारी इसकी मिलती है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उज्जैन का अवंतिका नाम था। सी जवाब सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानचित्र में भारत में पाए जाने वाले 16 जो महाजनपद थे उसमें से 4 दर्शाए गए हैं, तो बताना है भाई। तो यहाँ पर भाई अगर इसको देखें तो ये था कहाँ, राजस्थान में। तो राजस्थान में था कौन सा, मत्स्य। और ये था मत्स्य। और ये था भाई, ये उज्जैन के पास था तो ये अवंतिका था। और ये जो प्रयागराज, ये वाला प्रयागराज कौशाम्बी वाला है तो ये वत्स था। और ये था मगध। तो पहला था मत्स्य, मतलब इसको क्रम में बताना है ए बी सी डी। तो पहला मत्स्य था, फिर बी वाला अवंतिका था, सी वाला वत्स था और डी वाला जो था वो अंग था, सॉरी हाँ ये अंग था, कुशीनगर के आसपास वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर देखते हैं तो सी जवाब सही होगा। ए जो था मत्स्य था, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, ये हुआ ए आपका, ये हुआ राजस्थान में मत्स्य। और ये हुआ उज्जैन वाला अवंतिका। और ये प्रयागराज के पास कौशाम्बी। और ये जो बॉर्डर पे मिल रहा है ये अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका उल्लेख होता है। तो इसका भाई विराट नगर और का उल्लेख दोनों में होता है। ये राजस्थान में था। और यहीं पर मतलब जो पांडव थे उनको अज्ञातवास यही काटना पड़ा था। और इसमें कहते हैं कि एक माध्यमिका जो नगर था ये भी वहाँ था। लेकिन इसमें जो सबसे सटीक होगा विराट नगर होगा।
फिलहाल आयोग ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया है। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी और राजधानी बनाई थी अपनी। और जो पाटलिपुत्र होता है वो गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ होता है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा सही है? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के उत्तर में है और सोन नदी के पश्चिम में होता है, तो इसका बी जवाब सही होगा। बी जवाब सही होगा, गंगा के उत्तर में है और सोन नदी पश्चिम में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सबसे पहले तो भाई इसको बनाया था किसने? उदयन ने, परंतु उदयन न होने की वजह से इसको राजधानी आगे चलकर बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो दिए हुए जवाबों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र बसाने वाले थे उदयन। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर उदयन दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा उदयन। यहाँ पर उदायन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट कर देखते हैं, तो उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो कहाँ से? तो जो वासुदत्ता इनकी प्रेमिका थी वो कहाँ की थी? उज्जैन की। और वहीं जो कहीं कारावास में ये बंद थे तो वहीं इनको प्रेम हो गया किससे? वासुदत्ता से। तो ये कहानी इनकी लव स्टोरी प्राप्त होती है यहाँ से भाई। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व छठी शताब्दी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सबसे शक्तिशाली जो था भाई वो मगध था हमेशा से ही। और आगे अगर हम बात करें तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही था? तो भाई गणतंत्र जो था वो लिच्छवी था। बाकी इसमें कई सारे दिए हुए हैं, तो फिलहाल लिच्छवी जो था, वैशाली के लिच्छवी जो थे वो गणतंत्रात्मक थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा था, मतलब लिच्छवी लोग वहां पर शासन करते थे। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो भाई वैशाली में थी। वैशाली के लिच्छवियों ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ, चंद्रिका, बिंदुसार शाक्य और चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो चेटक जो था वो लिच्छवी था, बाकी इनका जो जो कम्युनिटी है उससे ये लोग मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो 16 महाजनपदों के विषय में अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ जानकारी देता है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जानकारी देता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुंतर निकाय, ए जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः लिखित मिलते हैं, जबकि जिन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित हैं। तो इसमें कौन कौन से थे भाई? तो कंबोज था, इसमें ए बी सी ही होते हैं, मगध, अस्मक और कंबोज, ये तीनों पाणिनि की भी अष्टाध्यायी में भी मिलते हैं, बाकी बौद्ध ग्रंथों में तो ये तीनों मिलते हैं, मतलब कॉमन कॉमन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो बताना है कि भाई 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ था, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ था। तो इन दोनों से मिलती है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 और 4 दोनों से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो पांचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्र थी, और कुरु जो थी, कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ थी, और सूरसेन की मथुरा थी, और ये हस्तिनापुर तो पड़ता था दिल्ली के आसपास। ये भाई आज हो क्या रहा है? इतनी गर्मी है एक तो, दूसरी चीज से रिपीट रिपीट हो जा रहा है थोड़ा सा भाई।
16 महाजनपदों में के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा थी भाई सूरसेन जनपद की। मथुरा जो थी वो किसकी थी भाई? सूरसेन जनपद की थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा भाई अंग की थी। चंपा थी अंग महाजनपद की। 6वीं शताब्दी में सुक्तिमती, तो सुक्तिमती किसकी थी भाई? ये थी चेदी वंश की, मतलब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की। नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा था? तो भाई अस्मक था। एकमात्र दक्षिण भारत का था अस्मक। नेक्स्ट देखते हैं। तो अस्मक था गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जो जनपद था वो राजस्थान का था भाई। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की थी गिरिव्रज या राजगृह, सभी को पता होता है, सी जवाब सही होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। राजगृह के बाद हुई थी पाटलिपुत्र, और फिर कालाशोक ने इसे वैशाली में ले गया था, और वैशाली से फिर ये गई थी फिर से पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पहले जो थी भाई वो राजगृह थी। पहली राजगृह थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो मगध की राजधानी कौशाम्बी नहीं रही, बाकी गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों रही होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो श्रावस्ती का था भाई अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो भैया ये कौन था? ये अजात शत्रु था। इसने बाप ने बिंबिसार को मारा था, फिर इसके लड़के ने इसको मारा था। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। बी जवाब सही होगा। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो था अजात शत्रु। इसने अपने बाप बिंबिसार को मारा था। किसने मगध साम्राज्य में वज्र गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो अजातशत्रु ने ही वज्र जो था इसको पराजित करके आत्मसात किया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? भाई मालवा जो क्षेत्र है, मतलब एमपी वाला क्षेत्र जो है, उस पर मगध मतलब जो बिहार का है, तो बिहार वाले लोगों ने मालवा के क्षेत्र पर शासन किया। किसके टाइम पर हुआ? तो ये शिशुनाग के वंश में हुआ। शिशुनाग वंश में हुआ। और मगध से नंद वंश, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ये जवाब सही होगा इसका। मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो भाई ये महापद्म नंद ही जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला इसे। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये होते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।